हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके पहले हम लोगों की क्लासेस में हम लोगों ने देखा है ग्लाइकोलिसिस को, हम लोगों ने डिटेल में देखा था। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल भी हम लोग ने डिटेल में देख लिया था। और इसी के कंटिन्यूएशन में आता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज हम लोग की बॉडी में जाता है। ये हम लोग के ब्लड में जाता है, उसके बाद सेल के अंदर जाता है। और सेल के अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। उसके बाद जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है और वहां पे जाके क्रेब साइकिल परफॉर्म करता है। और इन दोनों ही प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब साइकिल में, हम लोग का जनरेट होता है एटीपी, जिसको कि हम लोग, जो कि हम लोग की एनर्जी है। इसके अलावा जनरेट होता है एनएडीएच। ओके। अब इस एनएडीएच को एटीपी में कन्वर्ट कौन करेगा? इसको कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है। तो यही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनएडीएच से हम लोग एटीपी निकालते हैं, जनरेट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू गो थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल थरोली। ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हम लोग का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में हम लोग का ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइकिल हम लोग की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, मैट्रिक्स में जाता है, और वहां पे जाकर हम लोग का क्रेब साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। वहां पे हम लोग का एनएडीएच यहाँ से हम लोग का निकल रहा है। ओके, ये हम लोग का एनएडीएच निकल रहा है। अब ये एनएडीएच जो है, ये यहां से ये एनएडीएच एटीपी जनरेट करेगा। इसी एटीपी को जनरेट करने की पूरी कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होके गुजरती है। ओके। तो चलिए बच्चों, ये आप लोग देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ओके। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच का स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आप लोग ध्यान से देखिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हम लोग का समवेयर समवेयर हियर, यहाँ पे हम लोग का क्रेब साइकिल चल रही होती है। ठीक है, ये क्योंकि मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स और द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे कहीं हम लोग की क्रेब साइकिल चल रही होती है। ये वाली साइकिल यहाँ चल रही होती है। यहाँ पे ये साइकिल, क्रेब साइकिल, यहाँ पे मैट्रिक्स में कहीं चल रही होती है। ओके। और ये हम लोग का इनर मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का आउटर मेम्ब्रेन है। यहां से जितना भी एनएडीएच निकलता है वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आता है। ओके। अब आप लोग ये इमेजिन करिए कि ये हम लोग का मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे हम लोग की क्रेब साइकिल चल रही है। और जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्रेब साइकिल में, और ये एनएडीएच निकल निकल के इनर मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है। ओके। अब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बोलते हैं? देखिए, इसको रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। इस वाले प्रोसेस को रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। 70% ऑक्सीजन जितना कि सेल कंज्यूम करता है, वो अगर 100% अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन सेल के अंदर गया, तो 70% ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है वो यही साइकिल कंज्यूम कर रही है। ओके। अच्छा, अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कौन परफॉर्म करता है? ये इसमें ये जो कॉम्प्लेक्सेस जो इसमें एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, वो ये जो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो परफॉर्म करते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनका क्या काम है? अगर आप लोग इसके बेसिक्स पे जाएंगे तो इस इन जो कॉम्प्लेक्सेस, इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये जो एनएडीएच जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, निकालता है, उस इलेक्ट्रॉन को इसने फेंका। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन को एक बॉल लीजिए, बॉल की तरह आप लोग इमेजिन करिए। वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने पकड़ा, उसके बाद कोएंजाइम उसने यहां से फेंका तो कोएंजाइम क्यू ने पकड़ा, कोएंजाइम क्यू ने फेंका तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने पकड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने फेंका तो साइटोक्रोम सी ने पकड़ा, उसके बाद 4 ने पकड़ा उस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जो है वो वाटर उसको, ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगा, और वो वाटर में ऑक्सीजन जो है, यहाँ से जो रिएक्शन होगा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है, एनएडीएच ने एक बॉल फेंकी, वो बॉल पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने पकड़ी, फिर कोएंजाइम क्यू ने पकड़ी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने पकड़ी,
साइटोक्रोम सी ने पकड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने पकड़ी और अल्टीमेटली बॉल किसके पास आ गई? बॉल ऑक्सीजन के पास आ गई। ये बॉल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पूरी कहानी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को फेंकने की कहानी है। इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और फिर यहां गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां गया और यहां पे ऑक्सीजन ने फाइनली वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। एक स्टोरी ये है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन फेंक रहा है? सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन कौन जनरेट कर रहा है? ये NADH जनरेट कर रहा है। क्यों जनरेट कर रहा है बेटा? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों जनरेट कर रहा है? ऐसा क्या है NADH में जो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है? अभी तक आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ ली कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की चेन है और इसी की वजह से अल्टीमेटली हमें ATP मिलता है। अब हम लोग स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, NADH जो है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल काफी लो होता है। कहने का मतलब है NADH रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? कितनी टाइटली कितनी टाइटली कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है। तो इन पूरे एजेंट्स में NADH बेचारा बड़ा वीक है। इसका रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत कम है और ये फटाक से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। ओके, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लूज किया, NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका NADH का रिडॉक्स पोटेंशियल कम था, किसके कंपैरिजन में कम था? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है इसके कंपैरिजन में कम था। इसका सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। इसका मतलब कि NADH की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने की, वो सबसे कम होती है। ओके, इससे ज्यादा जो पावरफुल रिडॉक्स पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कोएंजाइम Q का जो रिडॉक्स पोटेंशियल वो ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है यहां से भागता है इसके पास। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोएंजाइम Q है तो इलेक्ट्रॉन अब यहां आ जाता है। इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का है तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इससे ज्यादा साइटोक्रोम C का है तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इससे ज्यादा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है 4 का है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किसकी होती है? वो ऑक्सीजन की होती है। इसलिए बेचारा इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ता है, यहां से निकलता है, यहाँ पहुंचता है, वहां से यहाँ पहुंचता है, वहां से यहाँ पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पहुंचता है। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल NADH का होता है। ओके, कितना होता है इसका रिडॉक्स? -0.32, बहुत ही कम होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये NADH सबसे अच्छा डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स पोटेंशियल इसका जो है वो इससे ज्यादा होता है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता 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 वो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आ जाता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो कितनी स्ट्रांगली कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, वो होता है रिडॉक्स पोटेंशियल। अब थोड़ा सा देखिए कि ये क्रेब साइकिल थी। क्रेब साइकिल में बहुत सारे NADH निकले। ठीक है, ये NADH बेचारा बड़ा ही वीक था। ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड कर ही नहीं पा रहा था। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से इसको छोड़ के भाग गया। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कौन थी? कोएंजाइम Q था यहां से। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये था और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन होता 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 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के पास, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल इसका है, NADH का है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन का है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसने अब इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया। ओके, तो आपने देखा कि ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां से यहां से यहां पहुंच गया। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों छोड़ दिया। ये अभी हम बताएंगे कि हम लोग ने कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो क्यों छोड़ा है। यहां तक आप लोग को रिडॉक्स पोटेंशियल की और क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है NADH से, यहां तक वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोग ये भी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ग्लाइकोलिसिस जो था वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था और हम लोग का पायरुवेट जो है वो मैट्रिक्स में घुस गया। यहाँ पर क्रेब साइकिल कंप्लीट हुई। यहाँ से जितना भी NADH था वो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन तक पहुंच गया और यहाँ पे उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या करें। भाई हमें तो एक्चुअली में ATP प्रोड्यूस करनी है ना।
तो ये कहाँ से आ गया? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एटीपी जनरेशन का रिलेशन क्या है? किस तरीके से एनएडीएच एटीपी में एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है? एक्चुअल स्टोरी तो ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एनएडीएच का रोल है एटीपी जनरेट करने में। चलिए अब पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है वो देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस जो बच्चों देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली में प्रोटीन ही है। ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड है जो कि हम लोग के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही थी, ये क्रेब्स साइकिल चल रही थी। इस क्रेब्स साइकिल ने एनएडीएच प्रोड्यूस किया। ये एनएडीएच बेचारा बड़ा वीक था, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत कम था, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जैसे ही इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या हुआ कि H प्लस प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन पंप होकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पंप होकर ये 4 प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। ड्यूरिंग दिस जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है उसी टाइम H प्लस जो है वो पंप होता है, कहां से कहां पंप होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो बीच का एरिया है, बीच का इलाका है, उसमें H प्लस पंप हो जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे जब यहां से NADH अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 4 प्रोटॉन यहां से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा। ठीक है। ओके। यहां से जब कॉम्प्लेक्स नंबर कोएंजाइम क्यू में पहुंचेगा, उसके बाद कोएंजाइम क्यू के बाद वो यहां आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आ जाएगा। और इस तरीके से बार बार प्रोटॉन जो है वो पंप होता रहेगा, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ढेर सारे प्रोटॉन जमा हो जाएंगे और यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाएगी। ओके। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता वैसे ही प्रोटॉन जो है, 4 प्रोटॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पंप कर देगा यहां से लेकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। 4 प्रोटॉन यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है वो पंप कर देगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर। और दो प्रोटॉन जो पंप करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पंप करेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, जिसकी वजह से ढेर सारे H प्लस यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं और ये 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर वन का काम होता है, नाम होता है डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेडिक्टेज। ऑक्सीडोरेडिक्टेज क्यों बोला है? क्योंकि ये वो एंजाइम है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाने में काम में आते हैं। ये वो एंजाइम होते हैं। ओके। नाम आप लोग याद रखिए। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में काम में आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इसका क्या काम है? इसका काम है इलेक्ट्रॉन को उठा लेना। कहां से? NADH से। और कहां पहुंचा देना? कोएंजाइम Q तक पहुंचा देना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? दिस इज जस्ट एन एंजाइम, प्रोटीन है जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये वो एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन को उठाता है, ट्रांसफर करता है NADH से कोएंजाइम Q तक। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है और ये पंप कर देता है 4 प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर। ओके। डन। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये NADH से NADH से जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो पहले FMN में जाएगा और FMN से जाके ये FES क्लस्टर में जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे कोएंजाइम Q तक जाएगा। दैट मीन्स इसके बीच में भी ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इनका भी रोल होता है। ओके। तो अब हम लोग के पास ये वाला आप लोग याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, इसका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके। तो अब हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q के पास आ गया। अब हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो रोल आया है, अच्छा अभी आप लोग ना कोएंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में मत पढ़िए, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो कहानी देख रहे हैं वो NADH की कहानी देख रहे हैं। इसका रोल FADH2 का रोल
सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का रोल FADH में होता है। इसीलिए हम लोग अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास था? वो कोएंजाइम Q के पास था। अब ये कोएंजाइम Q चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी और के पास कर दूं, ऐसे के पास करूं जिसका कि रिडॉक्स पोटेंशियल मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कोएंजाइम Q जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास फेंक देगा। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है? यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये इसका नाम है। इसमें क्या होता है कि जो कोएंजाइम Q है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो देता है वो साइटोक्रोम B को देता है, फिर ये FeS को देता है, फिर वो साइटोक्रोम C1 को देता है, फिर साइटोक्रोम C को देता है। ओके, दैट मीन्स कि यहां पर कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B पर आया, साइटोक्रोम B ने कैच किया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद FeS ने कैच किया इलेक्ट्रॉन, FeS के बाद जो है वो FeS फिर साइटोक्रोम C1 को पास करेगा, फिर वो साइटोक्रोम C1 जो है वो साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन पास कर देगा। मतलब कोई भी अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता, या ये कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है। अच्छा, इस दौरान कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है वो 4 प्रोटॉन को पंप कर देगा यहां से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर। ओके, अब आप देख रहे हैं जब यहाँ पे 4 प्रोटॉन यहां मिल गया हम लोग को, 4 प्रोटॉन यहां मिल गए। ओके, अब हम लोग भैया बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C के पास पहुंच गया। अब ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर। ओके, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की कॉम्प्लेक्स खींचने की टेंडेंसी जो है वो साइटोक्रोम C से ज्यादा है। ओके, अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा? सबसे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो है ऑक्सीजन, वो खींच लेगा। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से निकल जाएगा तब 2 प्रोटॉन जो है वो पंप होकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर चले जाएंगे। अच्छा, यहां आप लोग देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास क्या क्या है? साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, और कॉपर, इसमें हीम भी होता है। ओके, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पंप होके ऊपर चले जाएंगे। आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे क्रेब साइकिल चल रही थी। अगर हम लोग नटशेल में देखें, क्रेब साइकिल चल रही थी। इस क्रेब साइकिल में कंटिन्यूअस जनरेशन हो रहा था। किस चीज का? NADH का जनरेशन हो रहा था। ये NADH के पास इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसका रिडॉक्स पोटेंशियल बेचारे का बड़ा कम था। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उसके बाद छोड़ते ही कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने पकड़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन फिर फेंका। अब अब किसने पकड़ा? कोएंजाइम Q ने पकड़ा, इसने फिर फेंका इलेक्ट्रॉन। तो किसने पकड़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने पकड़ा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने इलेक्ट्रॉन फेंका, साइटोक्रोम C ने पकड़ा, साइटोक्रोम C से फिर इलेक्ट्रॉन फेंका, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने पकड़ा। अब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पकड़ने की बारी ऑक्सीजन की थी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बेचारा NADH से होता 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 अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक पहुंच गया। और इस दौरान क्या हुआ? 4 H+ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने फेंक दिए। इसका मतलब टोटल हम लोग के पास 4 4 8 और 10 प्रोटॉन यहाँ जमा हो गए भाई। यहाँ पे 10 प्रोटॉन जमा हो चुके हैं। ओके, 10 प्रोटॉन जमा हो गए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की कहानी पढ़ लेंगे। भैया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी तो वही था, इसको क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली में जब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5, गलत कर दिया ना, कॉम्प्लेक्स, जब कि आप लोग को पता होगा क्रेब साइकिल में NADH प्रोड्यूस होता है, और एक और चीज प्रोड्यूस होती है FADH2। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH से शुरू होती है, अगर इलेक्ट्रॉन NADH फेंकता है, तब यहाँ पे 10H+ हम लोग को मिल जाते हैं। लेकिन अगर अगर इलेक्ट्रॉन FADH फेंकेगा, क्योंकि FADH भी का भी रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है, उसकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, तो अगर ये FADH लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पकड़ेगा। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पकड़ेगा। ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 किसको फेंकेगा? इलेक्ट्रॉन को एंजाइम Q को फेंकेगा। यहां से फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता है। ओके, तो अगर हम लोग FADH जब जब इलेक्ट्रॉन फेंकता है
तब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग को मिलते हैं? ओनली 6 प्रोटॉन ही पंप हो पाते हैं, क्योंकि ये तो एनएडीएच की कहानी है ना, एनएडीएच, ये एनएडीएच की कहानी है, ये एफएडीएच2 की कहानी है। तो अगर एनएडीएच इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो यहाँ पे हम लोग को 10 प्रोटॉन मिलते हैं, लेकिन एफएडीएच इलेक्ट्रॉन फेंकता है और हम लोग का तब हम लोग के 6H+ ही हम लोग को मिल पाते हैं। अब आप लोग बोलो, अब यहां तक तो हो गया, फिर तो स्टोरी वही की वही है कि भाई एटीपी की कहानी कहां से शुरू होगी। अब हम लोग देखते हैं कि भाई एटीपी कैसे आया। ओके, एटीपी बच्चों ऐसे आया कि अब आप देख रहे हो यहाँ ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन बहुत सारे हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन कम है। ओके, यहाँ पे प्रोटॉन कम है। तो क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस वाली स्टोरी पे। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग के पास बहुत सारे प्रोटॉन आ गए हैं, ढेर सारे प्रोटॉन हम लोग के जमा हो गए, जबकि हम लोग का यहाँ पे हम लोग के प्रोटॉन जो है वो का अमाउंट जो है वो कम है। यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट कम है, यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, मतलब कि एक डिफरेंस बन गया। यहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ और इसके बीच में बन गया। अब ये H+ चाहेगा कि मैं वापस अंदर आऊं, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काफी बन गया है। अब क्या है कि ये H+ इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसको अंदर आने के लिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए। ओके, ढेर सारा H+ है तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए ये चाहेगा कि ये वापस ये इंटर मेम्ब्रेन, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आ जाए। इसको लाने के लिए क्या है, ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक स्पेशल एक सेकेंड, इसको चाहिए कॉम्प्लेक्स, इसको एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर चाहिए इस H+ को वापस यहाँ लाने के लिए। ओके, H+ को वापस लाने के लिए ऐसे तो नहीं आ सकता, इसको एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर चाहिए, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। ये एक्चुअली ना, ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है टेक्निकली, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से यहां। इनका काम क्या है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो ये चार जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो एंजाइम है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। लेकिन ये जो फिफ्थ वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इसका कोई रोल नहीं है। इसका सिर्फ इतना रोल है कि H+ को अंदर पंप कर दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है। ओके, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और तो यहाँ पे क्या, H+ को वापस पंप होना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में H+ को वापस पंप होना है। इसका काम जो करता है वो ये एटीपी सिंथेज करता है। ओके, ये एटीपी सिंथेज करता है, और जैसे ही प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स पे ट्रांसफर होगा, वैसे ही हाई एनर्जी जनरेट होगी, और वो हाई एनर्जी जनरेट होने की वजह से एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनएडीएच जो है वो क्रेब साइकिल से निकला। ये एनएडीएच ने इलेक्ट्रॉन फेंका, इस इलेक्ट्रॉन को कैच किया 1 ने, फिर साइटोक्रोम कोएंजाइम 2 ने, फिर 3 ने, फिर साइटोक्रोम C ने, और 4 ने, और इसके दौरान बहुत सारे H+ जो है वो यहां से, इस पोर्शन से यहाँ पे जमा हो गए, और यहाँ इतने सारे H+ जमा हो गए कि यहाँ पे H+ की कमी हो गई, और इन दोनों के बीच में जो है वो ये पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ग्रेडियंट एक बन गया। ओके, इस ग्रेडियंट की वजह से ये H+ चाहेगा कि ये वापस मैट्रिक्स में आ जाए, लेकिन ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसको क्रॉस करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर चाहिए, जिसको हम लोग की एटीपी सिंथेज कहते हैं। ये एटीपी सिंथेज जो है इन प्रोटॉन को मैट्रिक्स में वापस लाने में मदद करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स 5 का काम ये होता है। तो बच्चों, आप लोग को समझ गया होगा कि किस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनएडीएच छोड़ता है, और वो जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे H+ ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत सारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनता है, और ये H+ जो है ये वापस यहाँ पे मैट्रिक्स में आता है। इसको कौन वापस लाता है? एटीपी सिंथेज लाता है। इसके वापस आने के टाइम एडीपी जो है वो एटीपी में जनरेट
में कन्वर्ट होता है और ये हम लोग का जनरेट होता है एटीपी। इस तरीके से एनएडीएच जो है वो इनडायरेक्टली एटीपी जनरेट करता है। अब आप लोग देखिए कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर एनएडीएच से स्टार्ट होती है, ओके, एनएडीएच से स्टार्ट होती है तो दस टोटल 10 H प्लस जो है वो पंप होते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन FADH2 से स्टार्ट होती है तो 6 प्रोटॉन पंप होते हैं। ओके, अच्छा एक बात और देखिए कि जब चार H प्लस पंप हो जाएंगे, जब एटीपी सिंथेज 4 H प्लस मैट्रिक्स में पंप कर देगा, तब जाके तब जाके एक एटीपी प्रोड्यूस होगी। तब जाके एक, ये भी आप लोग फिगर याद रखिएगा कि जब 4 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, तब हम लोग का एक एटीपी बनती है। ये चीज और याद रखिए कि एक एनएडीएच जो है वो 2.5 एटीपी बनाता है और एक एफएडीएच जो है वो 1 एटीपी बनाता है। ओके, ये आप लोग ये भी जो फिगर है ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये फैक्ट्स आप लोगों ने देखा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है एनएडीएच से, देन कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, उसके बाद जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, तब जाके हम लोग का एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये फिगर्स आप याद रखिए, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आप लोग को आराम से समझ में आएगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और आई वॉन्ट यू टू गिव मी कमेंट्स ऑल्सो। और अगर आप लोग को ये मैटर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब और आप कमेंट्स भी दीजिए, और जो चीज नहीं समझ में आती है वो प्लीज राइट कमेंट, एंड अगर अच्छी लगती है तो गिव मी द प्रेस द लाइक बटन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि क्योंकि हम लोग ने यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस देखा, क्रेब साइकिल देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा, अब हम लोग रेगुलेशन देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का एंड क्रेब साइकिल का, कौन कौन से एंजाइम है जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ये एक के बाद एक देखते जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।